नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड पर मेरे दो वीडियो जा चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज लेक्चर 3 मैं डालने जा रहा हूँ बेटा। ये जब आप तीसरा लेक्चर पढ़िएगा उसके पहले दोनों लेक्चर को पढ़ लीजिएगा बेटा। लेक्चर 1 भी पढ़ना है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं। और बेटा जी, मेरा यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को सब्सक्राइब करें बेटा। और मैं जो वीडियो उसमें डालता हूँ उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें बेटा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास खबर चली जाए कि सुमन सर ने वीडियो डाला है। तो चलते हैं बेटा, हम आज डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा जी, कि कैसे वो एंटी पैरेलल है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब बातें होंगी। तो चलते हैं बेटा, डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर हम बना रहे हैं। एक स्ट्रैंड का ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाया हमने। आगे देखिए क्या इसमें है। ये देखिए बेटा, ऐसे बन गया। एक हमने ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। नंबरिंग करते समय विशेष ध्यान देना बेटा। ये देखिए, पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। यहाँ देखिए, ये हम ऐसे जोड़ रहे हैं बेटा। ये CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये हम यहाँ से जोड़ेंगे 5वें कार्बन से। ये देखिए, हम ऐसे कर रहे हैं। यहाँ ये 5वां कार्बन बताने के लिए, इसीलिए हम दूसरे कलर से कर रहे हैं बेटा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये देखिए, नंबरिंग जब इधर से करेंगे, एक पहला हो जाएगा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5वां। तो ये ऐसे हम खींचेंगे बेटा, ऐसे। ये 5वां कार्बन जो CH2 वाला कार्बन है, उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं बेटा। ठीक है। तो इसमें क्या देखिए आपका कैसे है। यहाँ देखिए, अब हम फास्फेट जोड़ेंगे। ये आपका P है, फास्फेट। यहाँ देखिए, तीसरा है फास्फेट का, फिर ये 5वां देखिए, फिर ये देखिए फास्फेट जुड़ रहा है, फिर देखिए ये फास्फेट है, और फिर देखिए ये आपका फास्फेट है। तो ये देखिए, शुरू कहाँ से हुआ? 5वें कार्बन से। इस स्ट्रैंड को हम कह देते हैं 5 प्राइम टू, ये ख़त्म कहाँ रहा? तीसरे से। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। और इधर देखिए क्या है, ये शुरू होगा कहाँ से, ये देखिए फॉस्फेट P 5 तीसरे से जुड़ रहा है, फिर देखिए ये 5वें से जुड़ रहा है, फिर ये तीसरे से जुड़ रहा है, फिर देखिए 5वें से जुड़ रहा फॉस्फेट, ये तीसरा देखिए, फिर ये 5वां है, फिर देखिए ये तीसरा है, फिर देखिए ये 5वां है P। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या कह देंगे बेटा, ये आपका हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम। तो 2 स्ट्रैंड हो गए बेटा जो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। A हमेशा T से जुड़ेगा, T हमेशा A से जुड़ेगा, G हमेशा C से जुड़ेगा, C हमेशा G से जुड़ेगा। तो ये हमारा दोनों स्ट्रैंड बन गए बेटा। अब हम आपको समझाने के लिए देखिए बता रहे हैं क्या, अगर हम कहें, अगर हम ये ऐसे ले लें, ये देखिए डॉटेड दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, आप बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन किया करिए बेटा जी, ध्यान से देखिए। ये अब अगर हम कहेंगे ये है क्या, तो आप कहेंगे सर ये इसमें ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट है। तो तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाम होगा क्या होगा, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड होगा बेटा। अब देखिए दूसरा जो है इसमें, अगर हम ऐसे कर दें इसको, दूसरे को देखिए ये आपका ये भी दूसरा एक क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जिसका नाम है थाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। उसी तरह से देखिए बेटा जी यहाँ आपका आता है, इसमें अगर हम ऐसे कह दें ये, तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड बनेगा जिसका नाम है डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। और दूसरा देखिए अगर हम ये ऐसे कर दें बेटा, ये देखिए ये हम कर दें तो ये क्या बनेगा, ये एक प्रकार का आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा जिसका नाम होगा डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। आपको पता बेटा जी, मैंने कहा था डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंटेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया बेटा। तो दोनों को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है, ये देखिए जो दोनों को जोड़ रहा है, इस बॉन्ड का क्या नाम रखेंगे बेटा, इसे कहेंगे क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये हो गया आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा ये बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। आपको पता बेटा ये देखिए थाइमीन एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इन बॉन्ड को हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे क्या कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया बेटा। और देखिए आपको पता बेटा ये शुगर है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ये देखिए शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा, उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा। और जानते बेटा आपका देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। और अब देखिए क्या इसमें, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये हो जाएगा डायामीटर, जो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हमने बना दिया बेटा डीएनए का। तो इस डायग्राम को बना लीजिए बेटा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये आपका 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इधर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इसको देख लीजिएगा बेटा, ये पूरा डायमीटर है जो 20 एंगस्ट्रॉम है।
जो 20 एंगस्ट्रॉम है। इसको बना लीजिए। ये नीचे थोड़ा सा बेटा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आपको देखने में दिक्कत होगी। तो ये 3 प्राइम इधर मैं कर देता हूँ बेटा जी, ये 3 प्राइम, ठीक है। तो ये पूरा इसका क्या है, डायामीटर है, पूरा डायामीटर है जो 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम है। अब ये डायग्राम बन गया बेटा डीएनए का। तो डायग्राम बना लीजिए, बना भी लिए होंगे, उम्मीद मैं करता हूँ बना लिए होंगे बेटा जी। तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है। 2 नाइट्रोजनस बेस आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये डायग्राम बन गया होगा बेटा जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, ये तो पूरा डीएनए की बात हो गई, बी डीएनए था ये। हम अब बात करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए और जेड डीएनए। बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या अंतर है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए। बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए। तो चलते हैं बेटा, बात करते हैं, 2 पार्ट करते हैं इसको। एक में लिखते हैं बी डीएनए और दूसरे में लिखते हैं जेड डीएनए। बी डीएनए और जेड डीएनए क्या लिखते हैं पहला इसमें, इट इज राइट हैंडेड, इन हेलिक्स। इट इज राइट हैंडेड होता बेटा, इट इज राइट हैंडेड इन हेलिक्स। इट इज
left handed in helix. It is right handed in helix, it is left handed in helix. दूसरी चीज़ इसमें है डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। और यहाँ लिखेगा डायामीटर 18 एंगस्ट्रॉम और 1.8 नैनोमीटर। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है बी डीएनए का, इसका 18 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 नैनोमीटर 1.8 नैनोमीटर। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है बेटा जी, इसमें थर्ड चीज़ जो है वो है द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए is the length of a complete turn of bDNA is 34 angstrom or 3.4 nanometer. The length of a complete turn of bDNA is 34 angstrom और 3.4 नैनोमीटर। इसमें क्या नेक्स्ट है, the length of a complete turn of zDNA is 45 angstrom और 4.5 नैनोमीटर। 4.5 नैनोमीटर। तो क्या हो गया बेटा, 3 पॉइंट बता दिया बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या अंतर है। इट इज़ राइट हैंडेड इन हेलिक्स, इट इज़ लेफ्ट हैंडेड इन हेलिक्स। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम और 1.8 नैनोमीटर। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ जेड डीएनए इज 45 एंगस्ट्रॉम या 4.5 नैनोमीटर। याद रखिएगा यहाँ 18 है बेटा, याद रखिएगा यहाँ 20 है बेटा, याद रखिएगा यहाँ 45 है और याद रखिएगा यहाँ 34 है। तो ये 3 पॉइंट डिफरेंस हो गया बेटा जी। 3 पॉइंट और है, आप लिख लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, 4th नंबर पर देखिए, द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए इज 10 बेस पेयर।
10 base pair. The total base pair in a complete turn of bDNA is 10 base pair. यहाँ देखिए क्या है, the total base pair, the total base pair in a complete turn of zDNA is 12 base pair. तो यहाँ 10 बेस पेयर है bDNA में और zDNA में बेटा 12 बेस पेयर है। 5वें नंबर पर देखिए है the distance between two base pair is 3.4 angstrom, या इसे कहते हैं आप 0.34 angstrom, 0.34 नैनोमीटर। यहाँ 3.4 है और देखिए यहाँ क्या है नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन two base pair, the distance between two base pair is 3.75 angstrom, या इसे कहते हैं 0.375 नैनोमीटर। तो चौथा और पांचवा पॉइंट हो गया बेटा, द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ bDNA इज 10 बेस पेयर, और द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ zDNA इज 12 बेस पेयर। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 angstrom, या 0.34 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.75 angstrom और 0.375 नैनोमीटर। तो ये नोट कर लीजिए बेटा जी। चौथी पॉइंट देखिए मैं मिटा रहा हूँ बेटा, पांचवी अभी रहने दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अब देखिए जो bDNA होता है बेटा उसकी यूनिट मोनोमर होती है, और जो zDNA होता है बेटा उसकी यूनिट डाइमर होती है, डाइमर। तो छठी पॉइंट में लिख रहा हूं क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है देखिए आपका यहाँ 360 डिग्री अपॉन 10 इक्वल टू 36 डिग्री। और यहाँ होता है देखिए नेक्स्ट छठे नंबर क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर डाइमर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 360 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका 60, क्योंकि पर डाइमर है बेटा, ये इसकी यूनिट डाई न्यूक्लियोटाइड है और उसकी यूनिट मोनो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो पर डाइमर ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 6 पॉइंट हो गया बेटा क्या, डिफरेंस बिटवीन bDNA और zDNA। आप लिख भी लिए होंगे बेटा जी। चलिए मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा बेटा जी।
अब बेटा जी जानते हैं एक न्यूमेरिकल आता है इस पर, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है जो बिल्कुल बहुत ही आसान होता है, लेकिन चूंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं इसलिए वो सवाल नहीं लग पाता है। मैं देखिए बता दूंगा, बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, बिल्कुल पलक झपकते आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, सवाल आता है क्या, इफ़ A इक्वल टू 120, A मीन्स एडनिन, G इक्वल टू 80, कहाँ बेटा, ये दिया गया इन DS DNA, इन DS DNA। इफ़ A इक्वल टू 120, G इक्वल टू 80 इन DS DNA, इन डबल स्टैंडर्ड DNA। अब आगे लिखिएगा, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको पता है बेटा जी कि जितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं उतने न्यूक्लियोसाइड होते हैं, उतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा। जितने न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कह दिया था बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। DS DNA, आपको पता है DS DNA में जितना A इक्वल टू क्या होता है, T होता है, G इक्वल टू क्या होता है, C होता है। तो आपका A कितना है, 120 है, तो G आपका T कितना होगा, 120 होगा। आपका G कितना है, आपका G 80 है, तो आपका C कितना होगा, 80 होगा। कुल मिला के ये कितना हो जाएंगे बेटा, आपके 400 हो जाएंगे। तो 400 आपके पास क्या हो गया, टोटल बेस पेयर यहाँ कितने आ गए, 400। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे बेटा, आपको पता है जितना नाइट्रोजनस बेस होगा बेटा जी उतना ही न्यूक्लियोसाइड होगा, उतना ही न्यूक्लियोटाइड होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 400 न्यूक्लियोटाइड। 400 न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड पूछता बेटा तब भी हमारा जवाब क्या रहता, 400 ही रहता। तो ये एक सवाल आता है, आप इसको देख लें, बिल्कुल आसान है। मैंने कहा ना, चुटकी बजा के आप सॉल्व कर लेंगे, पलक झपकते आपका आंसर आपके पास होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसको देख लें बेटा जी। तो ये हम बात कर रहे थे बेटा जी अब तक DNA की, जितनी भी बातें हमने की, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात की। आगे हम बात करेंगे बेटा RNA की। तो चलते हैं, ये नोट हो गया होगा बेटा जी आपका। तब हम बात करेंगे बेटा किसकी, RNA की बात करेंगे। क्या कहते हैं इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए क्या होता है इसमें, पहली जो पॉइंट लिख रहे हैं, RNA फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा, फाउंड इन कहाँ पाया जाता है। देखिए आपका पहला ये पाया जाता है न्यूक्लियस में, दूसरा ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, तीसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट में, और पांचवा पाया जाता है ये राइबोसोम्स में, तो RNA फाउंड इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट
और राइबोसोम्स। याद है बेटा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और आपका राइबोसोम्स में पाया जाता है। तो आरएनए फाउंड इन हो गया होगा बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पता बेटा, ये जो आरएनए होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, और दूसरा होता है ये आपका नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो आरएनए दो प्रकार के हो गए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए देखिए क्या होता है बेटा, फाउंड इन वायरस। जो जेनेटिक आरएनए होता है कहाँ पाया जाता है बेटा, फाउंड इन वायरस। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन वायरस आइदर आरएनए और डीएनए फाउंड। वायरस की विशेषता होती है बेटा, उसमें या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा। एक भी वायरस ऐसा नहीं बेटा, एक भी, कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा जिसमें दोनों पाया जा। मतलब एक भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाया जा, या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है। वही मैंने लिखा, फाउंड इन वायरस जेनेटिक आरएनए, इन वायरस आइदर आरएनए और डीएनए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आरएनए की जेनेटिक आरएनए के रूप में ताकत बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है बेटा, नगण्य है। लेकिन देखिए ये मैंने बता दिया। और आपको पता है बेटा, आरएनए जो होता है, आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए मोस्टली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, एक्सेप्शनली डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड कहाँ दिखता है एग्जाम्पल में, देखिए देख लीजिए बेटा, आपका दिखता है टीएमवी में, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। ये दिखता है एचआईवी में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। इसके अलावा दिखता है ये पोलियो वायरस में, पोलियो वायरस में। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल एक और लिख लीजिएगा यहाँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ इन्फ्लुएंजा वायरस में। तो ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, पोलियो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जरा हम इधर बात कर लें बेटा, आपका एक पॉइंट और लिख देते हैं, इधर आप नोट कर लीजिए तो मैं मिटा दूं इसको। हो गया होगा। चलिए एक पॉइंट और यहाँ लिख देता हूँ, आगे देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए इज रेयरली डबल स्ट्रैंडेड, रेयरली डबल स्ट्रैंडेड। एग्जाम्पल लिखिए, दो एग्जाम्पल यहाँ है,
एक आपका वुंड ट्यूमर वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, और दूसरा आपका रियो वायरस है, रियो वायरस। वुंड ट्यूमर वायरस और रियो वायरस, ये आपको पता है बेटा प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस। और ये पता आपको ये क्या है, एनिमल वायरस, एनिमल वायरस। तो आरएनए इज रेयरली डबल स्टैंडर्ड, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं वुंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस। ये वुंड ट्यूमर वायरस प्लांट वायरस है, ये एनिमल वायरस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बार बार सवाल पूछा जाता है कि आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है, तो वुंड ट्यूमर वायरस और रियो वायरस में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिएगा बेटा जी, नोट कर लीजिए। मैं 30 सेकंड रुका हूं बेटा। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम अब तक जो बात कर रहे थे बेटा वो था आपका नॉन जेनेटिक आरएनए की बात कर रहे थे। अब बारी किसकी है, नॉन जेनेटिक आरएनए की। नॉन जेनेटिक आरएनए, ये नॉन जेनेटिक आरएनए बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आरआरएनए, आरआरएनए। दूसरा होता है आपका टीआरएनए, टीआरएनए। और तीसरा होता है आपका एमआरएनए, एमआरएनए। अब देखिए आरआरएनए क्या होता है बेटा, ये राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल ये आरएनए होता है। ये क्या होता है बेटा, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है। ये क्या होता है बेटा, मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार का होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए। अब देखिए बेटा एक पॉइंट यहाँ लिखेगा, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ये क्या हो जाएगा आपका, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, एंड एमआरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए फाउंड in all cellular organisms, all cellular organisms। तो नॉन जेनेटिक आरएनए ब्रैकेट में आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए फाउंड इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नोट कर लीजिए बेटा जी। अब देखिए एक सवाल आता है बार बार बेटा कि प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा आरएनए मदद करता है। तो कभी आरएनए बताते हैं आप, आरआरएनए, कभी टीआरएनए, कभी एमआरएनए। तो उसमें वेरी करता है, कोई एमआरएनए बताता है, कोई टीआरएनए बताता है, कोई आरआरएनए बताता है। और मैक्सिमम लोग 99.9% गलत ही बताते हैं। लेकिन आज के बाद बेटा जी आप गलत नहीं बताएंगे। तो एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो एक पॉइंट देखिए बेटा जी, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए ब्रैकेट में
RRNA, tRNA, and mRNA. Non-genetic RNA help in protein synthesis. तो आज तक जो गाते रहे आप, आज तक जो आप कहते रहे बेटा जी कि प्रोटीन सिंथेसिस में कोई कहा mRNA मदद करता है, कोई कहा tRNA मदद करता है, कोई कहा RRNA मदद करता है, लेकिन आज के बाद आप कहेंगे ये तीनों प्रकार के नॉन जेनेटिक RNA, RRNA, mRNA, tRNA हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा जी। आगे बेटा जी एक लेक्चर और इसमें लगेगा, किसमें? प्रोटीन, इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड में, जो मैं कल उसको वीडियो अपलोड करूंगा बेटा, और वो कल न्यूक्लिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। बेटा जी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा। चैनल का नाम है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर। बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर को सब्सक्राइब करिए बेटा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जा बेटा। ठीक है बेटा जी, तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं बेटा। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।